हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीएस नोटबुक में। गाइज़, आज मॉडर्न हिस्ट्री के क्रम में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को गाइज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको जाकर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरी आगे आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको एकदम से मिल सकें और आसानी से मिल जाएं। ठीक है, तो गाइस चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मैं पहले आपको ये बता दूं कि गाइस जो अंग्रेज जब भारत में आते हैं तो वो मात्र एक व्यापारिक कंपनी बनकर ही आते हैं और इन लोगों का बिल्कुल भी इलाकों पर कब्जा करना या फिर भारत को बिल्कुल पूरी तरह से अपना हथिया लेना, ऐसा इनकी कोई मंशा नहीं रहती है उस वक्त तक। ये मात्र व्यापार के उद्देश्य से ही आते हैं और व्यापार ही करना उचित समझते हैं। ठीक है, लेकिन आगे वो कौन सी कंडीशंस आ जाएंगी, ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी कि भारत जैसे विशाल साम्राज्य के अंग्रेज़ों को स्वामी बनना पड़ेगा और इन लोगों को राजनीति में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। व्यापार से हटकर ये राजनीति में ज़्यादा इंटरफेयर करने लगेंगे और इंटरेस्टेड होंगे। ठीक है, तो वो कंडीशंस कौन सी थी, ठीक है, वो कंडीशंस हम पढ़ेंगे, क्रम वाइज हम उनका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं गाइस, जो मुगल्स थे तो मुगल्स में अंतिम सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो रहते हैं वो औरंगज़ेब रहते हैं। ठीक है, ये अंतिम सर्वाधिक शक्तिशाली शासक इसलिए थे क्योंकि इनके बाद जितने भी शासक आएंगे मुगल्स में वो मात्र एक प्रतीक के रूप में ही होंगे, मतलब कि वो स्वयं के अस्तित्व बचाने के लिए एक तरह से संघर्षरत रहते हैं। उनके जितने भी ऑर्डर्स रहते हैं वो बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किए जाते, ना ही उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाएगा। वो क्यों नहीं लिया जाएगा वो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो औरंगज़ेब जो थे यही अंतिम सर्वाधिक शक्तिशाली फिलहाल माने जाते हैं। तो इतने शक्तिशाली हैं औरंगज़ेब और इनके द्वारा अंग्रेज़ों को एक फरमान प्राप्त होता है, एक शाही फरमान जो है वो एक शाही आदेश होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो वो क्या था, वो था शुल्क मुक्त व्यापार का आदेश, मतलब कि अब अंग्रेज़ जब व्यापार करेंगे तो इनको शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि ये जो फरमान है जो औरंगज़ेब द्वारा दिया गया है ये कंपनी को दिया गया है, ना कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं जो निजी व्यापार करते हैं, ठीक है, स्वयं का व्यापार करते हैं, ये उनके लिए कदापि नहीं था। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे गाइस कि 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जो मुगल्स रहेंगे आगे, इनका महत्व एक प्रतीक के रूप में ही रह जाएगा। ठीक है, मात्र क्यों रह जाता है, क्योंकि इनकी मृत्यु के बाद, औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद जितने भी मुग़ल सूबेदार हैं, जो ज़मींदार हैं, ये अपनी ताकत दिखाएंगे और क्या करेंगे कि भारत में जहाँ भी मुग़ल साम्राज्य था, जो भी क्षेत्र मुग़ल्स के अंडर में आते थे, तो वहाँ पे अनेक क्षेत्रीय रियासतें जो हैं छोटी छोटी, ये अपने अस्तित्व में आने लगेंगी। ठीक है, अनेक छोटी छोटी रियासतें बन जाएंगी। ठीक है, अब क्या होगा कि अभी तक आपने देखा होगा कि जो दिल्ली है वो एक प्रभावशाली केंद्र था, लेकिन 1707 के बाद से दिल्ली प्रभावशाली केंद्र बहुत समय के लिए नहीं रहता। ठीक है, यूरोपीय मार्केट में क्या होने लगता है कि जो भारत में वस्तुएं हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है। भारत की कौन कौन सी वस्तुएं, जैसे कि बारीक सूती कपड़ा हो गया, रेशम हो गया, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है इत्यादि। ठीक है, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ती है यूरोपीय एरियाज़ जो रहते हैं जितने भी। अब यूरोपीय शक्ति जो थी वो सिर्फ अंग्रेज़ तो थी नहीं, डच भी थे, फ्रांसीसी भी थे, पुर्तगाली भी थे। ठीक है, तो क्या होता है कि इन लोगों में आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने लगता है, आपस में प्रतिद्वंदिताएं बढ़ने लगती हैं। हर किसी को मुनाफा चाहिए, हर किसी को भारत से व्यापार करना है, भारत की वस्तुएं ले जा करके यूरोप में अपने देश में बेचनी है, मुनाफा कमाना है। ठीक है, और मुनाफा तो हर व्यक्ति कमाना चाहता है, तो इस क्रम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है और ये यूरोपीय शक्तियाँ आपस में ही संघर्ष करने लगती हैं। ठीक है, अब संघर्ष करेंगी तो आप देखेंगे कि जो इनका व्यापार रहता है वो अब हथियारों की मदद से चलेगा। हथियारों की मदद से किस प्रकार चलेगा कि ये लोग आपस में ही क्या करेंगे कि कोई किसी के जहाज को डुबो देगा, तो कोई एक शक्ति दूसरी शक्ति के जो लदे हुए माल से लदे हुए जहाज हैं उनको आगे बढ़ने से ही रोक देगी, जहाज़ों को आगे ही नहीं जाने देगी, कोई जहाजी बेड़े पे किसी के कब्जा कर लेगा। तो ये
एक दूसरे को दबाने में लगे रहते हैं, ठीक है, और हथियारों की मदद से अब ये लोग व्यापार करेंगे, ठीक है। इस क्रम में ये लोग अपनी जो भी फैक्ट्रीज इन्होंने बनाई होती हैं, जो कोठियाँ लगाई होती हैं, उनकी ये किलेबंदी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब किलेबंदी स्टार्ट कर देंगे, जो वहाँ के स्थानीय शासक हैं वो मतलब इजीली मान तो नहीं जाएंगे, तो किलेबंदी स्टार्ट करते हैं, तो जो स्थानीय शासक रहते हैं उनसे भी इन लोगों का टकराव रहता है, ठीक है, अंग्रेज़ों का उनसे भी टकराव बढ़ता जाता है। कुल मिलाकर के ये व्यापार पे और मुनाफे पे एकाधिकार जमाने के लिए, मोनोपोली, अपनी मोनोपोली रखने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते हैं, जो भी यूरोपीय शक्ति रहती है, ठीक है। अब इतना ज़्यादा संघर्ष हो रहा है तो कहीं ना कहीं जाके अंग्रेज़ों को व्यापार और राजनीति इन दोनों को अलग अलग रख पाना मुश्किल हो जाता है इन लोगों के लिए, क्योंकि संघर्ष करना है, शासकों से भी लड़ाई करनी है, युद्ध भी करने हैं, तो कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक हस्तक्षेप भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा व्यापार और राजनीति को अलग अलग नहीं कर पाएंगे और ये लोग एंट्री मारते हैं कहाँ, राजनीति में, ठीक है। इस क्रम में आप आगे देखेंगे, सॉरी आज मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, बट मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कंटिन्यूटी ना ख़त्म हो, मैं आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ सिलेबस के क्रम में, तो थोड़ा सा आप वॉइस का देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर। तो अब आप देखेंगे कि गाइस 18वीं सदी के उत्तरार्ध में जो अंग्रेज़ रहते हैं ये राजनीतिक क्षितिज पे होते हैं, मतलब कि राजनीतिक रूप से ये अपनी चरम सीमा पर होंगे अब इस दौर में, ठीक है। वो कैसे रहेंगे, बंगाल में इनका क्या योगदान रहता है, किस तरह ये बंगाल में लूटपाट मचाते हैं और दोनों हाथों से बंगाल जैसे एक धनी और समृद्ध राज्य को ये किस प्रकार लूटते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बंगाल में व्यापार करना स्टार्ट करती है, ठीक है। बंगाल में ये अपनी प्रथम फैक्ट्री लगाती है 1651 में हुगली नदी के किनारे, ठीक है, हुगली में लगाती है। और यहाँ कंपनी के जो व्यापारी रहते हैं, जो व्यापार करते हैं, उन व्यापारियों को फैक्टर नाम से जाना जाता था। व्यापारियों को क्या बोलते थे हम लोग, फैक्टर, मतलब वो लोग बोलते थे फैक्टर, ठीक है। हुगली में जहाँ ये लोग फैक्ट्री लगाते हैं वहाँ ये करते क्या थे, तो निर्यात के लिए जो माल होता था उसका स्टोरेज करते थे, ठीक है। और व्यापारियों को, जो कंपनी है वो कहती है अपने व्यापारियों को यहाँ पे बसने के लिए कि आप आइए और यहाँ पर बसिए। इस क्रम में ये यहाँ पे काफ़ी सारे अपने ऑफिसेज लगा लेती है और इन ऑफिस में अधिकारियों की नियुक्ति भी करती है, ठीक है। अधिकारियों की नियुक्ति के क्रम में आप पढ़ेंगे कि विलियम हेजेज जो हैं ये बंगाल के प्रथम व्यापारिक गवर्नर बन के आएंगे। बंगाल के प्रथम व्यापारिक गवर्नर कौन नियुक्त होते हैं, विलियम हेजेज, ठीक है। अब 1696 में ये क्या करते हैं कि इस अपनी फैक्ट्री को किलेबंद करना भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक। अब गाइस ये इतना ही नहीं, ये कहीं युद्ध करके, कहीं संघर्ष करके, तो कहीं विनम्रता से, कहीं मतलब पूरी तरह से साम दाम दंड भेद हर चीज़ को अपना करके इनको क्या करना था, कुल मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना था और एकाधिकार चाहिए था इनको हर क्षेत्र में, ठीक है। अब ये मुग़ल ऑफिसर्स को रिश्वत देते हैं। आप देखेंगे कि किस प्रकार जो बंगाल सूबेदार थे अजीमुश शान, उनकी आज्ञा पर जो वहाँ के ज़मींदार थे इब्राहिम खां, वो इनको ये 3 गाँव की ज़िम्मेदारी देते हैं, ठीक है। इन तीनों गांवों को अंग्रेज़ों को सौंप देते हैं। वो 3 गांव कौन थे, गोविंदपुरी, सूतानती या सुतनती और कालीकता। इन तीनों को ही मर्ज करके किस तरह कोलकाता नगर की स्थापना अंग्रेज करते हैं और 1700 में यहीं पर प्रथम प्रेसिडेंसी की स्थापना करते हैं जिसका नाम था फोर्ट विलियम, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि विनम्रता दिखाते हैं, कहीं संघर्ष करते हैं, तो इस प्रकार ये अपना मतलब थोड़ा माइंड गेम खेल के 1717 में जो मुग़ल शासक थे फर्रुखशियर, इनके दरबार में एक प्रतिनिधि मंडल आता है कंपनी की ओर से। और ये प्रतिनिधि मंडल, ये मैं आपको पूरा डीपली पढ़ा चुकी हूँ जब मैंने आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ाई थी, ठीक है, यूरोपियों के आगमन में। तो ये प्रतिनिधि मंडल 4 मेंबर्स का था। किसके नेतृत्व में था, तो जॉन सुरमन के नेतृत्व में आता है। 4 मेंबर्स रहते हैं इसमें, स्टीवेंसन होते हैं, ठीक है, ख्वाजा सेहद रहते हैं और विलियम हैमिल्टन रहते हैं, और इनका तो बहुत ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है। और नेतृत्व करता कौन होते हैं इस प्रतिनिधि मंडल के, जॉन सुरमन, ठीक है। विलियम हैमिल्टन जो थे ये एक सर्जन थे और फर्रुखशियर जो थे इनको उस समय कोई एक बीमारी होती है, तो विलियम हैमिल्टन क्या करते हैं, इनका इलाज करते हैं और इनको दर्दनाक बीमारी से निजात दिलाते हैं। फर्रुखशियर इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो क्या करते हैं फर्रुखशियर,
कंपनी के लिए एक शाही फरमान जारी करते हैं। और ये शाही फरमान जो होता है मतलब वो बहुमूल्य विशेषाधिकार क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कंपनी को विशेषाधिकार प्रोवाइड किए कर दिए जाते हैं जिसको दस्तक नाम से जाना जाता है। ठीक है, कंपनी जो थी गाइस वो मतलब निजी व्यापार की कंपनी को छूट थी कि कंपनी के मेंबर्स अगर चाहें तो वो निजी व्यापार भी कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी के मेंबर्स यहाँ निजी व्यापार भी करते थे भारत में, लेकिन जो ये फरमान जारी हुआ था ये फरमान की सुरक्षा निजी व्यापार को नहीं प्रदान थी। ठीक है, मतलब कंपनी फरमान का यूज़ कर सकती थी लेकिन निजी व्यापार के लिए जो व्यापारी थे कंपनी के वो लोग स्वयं अपने स्वार्थ के लिए फरमान का यूज़ नहीं कर सकते थे। लेकिन अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ हैं, वो लोग क्या करते हैं, फरमान तो ले लेते हैं अपने लिए इशू करा लेते हैं लेकिन फरमान की व्याख्या वो स्वयं करते हैं। जिस प्रकार मैं अब आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ यहाँ पे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? 4 ऑप्शन है, संसद को, सुप्रीम कोर्ट को, केंद्रीय सरकार को या फिर जनता को। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा मुझे। तो अंग्रेज़ क्या करते थे, फरमान ले लेते थे लेकिन उसकी व्याख्या वो स्वयं करते थे। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं कि निजी व्यापार के लिए फरमान का दुरुपयोग करते हैं। अब ये लोग टैक्स देना बंद कर देते हैं, कंपनी तो टैक्स देना बंद कर ही देती है लेकिन जो इनके व्यापारी थे वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने व्यापार के लिए भी टैक्स नहीं देते थे। अब टैक्स नहीं आएगा तो क्या राजस्व की वसूली हो पाएगी? नहीं होगी। तो कारण क्या होता है, परिणाम क्या होता है इसका कि बंगाल में राजस्व की वसूली बहुत ज़्यादा, राजस्व कम हो जाता है आना। 1717 का ये फरमान जो है यही कहीं ना कहीं कंपनी और जो बंगाल के नवाब हैं उनमें झगड़े की एक वजह बनता है। ठीक है, आगे आप देखेंगे मतलब जितने भी झगड़े होते हैं वो इसी फरमान को लेकर के होते हैं। 1717 के फरमान पर अंग्रेज़ों की व्याख्या जो थी इस पर बंगाल के नवाब जो हैं वो अपनी आपत्ति जताते हैं। मुर्शीद कुली खां होंगे, अलीवर्दी खां होंगे, सिराजुद्दौला भी इवन ये भी अपनी आपत्ति जताते हैं। ठीक है, इस क्रम में आप आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार मुर्शीद कुली खां, अलवर्दी खां ये बहुत शक्तिशाली नवाब थे। मतलब ये ऐसे थे जिनमें गट्स थे, ये डरते नहीं थे। मतलब इनके अंदर कहीं ना कहीं एक वो था कि हम नवाब हैं तो हमें, हमारे पास ये अधिकार है कि हम उनको रोक सकते हैं कुछ कार्य करने के लिए। ठीक है, तो ये शक्तिशाली थे अपने अस्तित्व के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा ये डाउटफुल नहीं थे, गट्स रखते थे अपने पास। मुर्शीद कुली खां, अलवर्दी खां ये क्या करते हैं कि फरमान का विरोध करते हैं। जो फरमान 1717 को है, 1717 का है और अंग्रेज़ उनकी अपने अनुसार व्याख्या करते हैं, जिस तरह से वो चाहते हैं उस तरह से उसका दुरुपयोग करते हैं। तो मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां क्या करेंगे इस क्रम में कि फरमान का विरोध करेंगे और इस क्रम में ये क्या करते हैं कि कंपनी को रियायतें देने से मना कर देते हैं पूरी तरह से। और कंपनी जो भी बिना आज्ञा के किलेबंदी कर रही होती है अपनी कोठियों की, किलेबंदी करने से ये रोक देते हैं बिल्कुल पूर्णतः और मना कर देते हैं। ठीक है, इवन कंपनी से कहते हैं कि आप हमें नजराना दो, नवाब कहते हैं कि आप हमें नजराना प्रोवाइड कराओ, नजराने की डिमांड करते हैं। कंपनी को सिक्का डालने से ये बिल्कुल मना कर देंगे और कंपनी पे धोखाधड़ी का आरोप लगा देते हैं। और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए जो बंगाल के नवाब हैं वो अपनी दलील में क्या क्या पॉइंट्स रखते हैं, तो ये अपनी दलील रखते हैं कि बंगाल में राजस्व की जो वसूली है वो बहुत ज़्यादा कम हो रही है, राजस्व आना कम हो गया है। उसका कारण ये है कि आप लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए फरमान का यूज़ कर रहे हो और टैक्स देना आप लोगों ने पूर्णतः बंद कर दिया है। ठीक है, कंपनी जो है वो टैक्स चुकाने से इनकार कर रही है, तो इसका परिणाम है कि बंगाल में राजस्व कम आ रहा है। जो ऑफिसर्स हैं अंग्रेज़ों के वो अपमानजनक चिट्ठियां लिखते हैं नवाब को, ये नवाब की दलील थी। ठीक है, नवाब व अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं अंग्रेज़, ऐसा नवाब लोग अपनी दलील में पॉइंट्स रखते हैं। ठीक है, लेकिन इसके बिहाफ में कंपनी क्या कहती है, वो भी तो अपना पक्ष रखेगी ना। तो कंपनी अपना पक्ष रखते हुए बोलती है कि जो स्थानीय शासक हैं और स्थानीय अधिकारी हैं वो लोग बेतुकी मांग कर रहे हैं। कंपनी कहती है कि ये लोग बेतुकी मांग कर रहे हैं और इस प्रकार तो कंपनी का व्यापार तबाह हो जाएगा।
अगर हम बहुत ज़्यादा शुल्क देने लगेंगे तो हम व्यापार क्या करेंगे? इस प्रकार तो हमारा व्यापार तबाह हो जाएगा। कंपनी बोलती है कि अगर आप शुल्क हटा लेंगे तो शुल्क हटा लेने से कंपनी प्रोग्रेस्ड होगी, कंपनी का प्रोग्रेशन होगा, प्रगतिशील होगी कंपनी। और कंपनी की प्रगति के लिए क्या क्या आवश्यक है कि कंपनी हमें अपनी आबादी बढ़ानी होगी। जहाँ हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ हमारी बस्तियाँ हैं, वहाँ हमें लोगों को बसाना होगा, हमारे अपने लोगों को। हमें और ज़्यादा गाँव खरीदने होंगे और वो जो हम बस्तियाँ बनाएंगे हमें वहाँ पे किलेबंदी भी करनी होगी और जो पुराने किले हैं उनका पुनर्निर्माण भी करना होगा। तो ये कंपनी अपनी पॉइंट्स रखती है और इस क्रम में अंग्रेज़ जो हैं वो मतलब अपनी मनमानी ही करते हैं और मनमानी करते हुए वो लोग जो फरमान है 1717 का उसका दुरुपयोग करना जारी रखते हैं। मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी करो, हमें जो करना है वो हमें करना है। क्योंकि उनको पता है दक्षिण में उनकी फ्रांसीसी, जब कर्नाटक का युद्ध मैंने आपको पढ़ाया था तब बताया था कि किस प्रकार मतलब फ्रांसीसियों को वो सीमित कर देते हैं बहुत ज़्यादा, सिर्फ वो व्यापार कर सकते हैं अब और ज़्यादा कोई हस्तक्षेप अपना नहीं कर सकते हैं। जो दक्षिण में विजय करके ये आए होते हैं अंग्रेज़ ना, तो ये लोग खुद को मतलब इनके अंदर बहुत ज़्यादा वो आ जाती है, अपने अंदर शक्ति आ जाती है कि हम अब मुग़ल शासक से भी लड़ सकते हैं और हम किसी भी शक्तिशाली सत्ता से लड़ सकते हैं। तो कहीं न कहीं इसी कारण ये लोग क्या करते हैं कि अपनी मनमानी को जारी रखते हैं और दस्तक का दुरुपयोग करना ये लोग जारी रखते हैं, ठीक है। क्या होता है कि 1756 में अब अलीवर्दी खां जो है इनकी भी मृत्यु हो जाएगी और इनके अब पोते जो हैं सिराजुद्दौला, ये नवाब की गद्दी पर बैठेंगे। सिराजुद्दौला के विषय में बता दूं कि एक तो ये युवा नवाब होते हैं और युवा है तो इस क्रम में क्या है कि इनको जो गुस्सा है वो बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी ये क्रोध में आ जाते हैं और एकदम से फैसला ले लेते हैं कुछ भी, ठीक है। आगे मैं जब प्लासी का युद्ध पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी इनके विषय में। फिलहाल कंपनी की मनमानी एकदम जारी है और सिराजुद्दौला जो हैं ये भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे अंग्रेज़ों के साथ, ठीक है। और इनके संघर्ष का परिणाम क्या होता है? प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में होगा, जो कि मैं आपको कल की वीडियो में पढ़ाऊंगी, प्लासी का युद्ध, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने ये पूरी देखी होगी गाइज़। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और जिस तरह से आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं गाइज़, इसी तरह से प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम एंड थैंक यू सो मच गाइज़, थैंक यू सो मच।